like Jansatta, Zee TV, Aaj Tak, News 24, Rajya Sabha TV, to name a few, along with playing a vital role in establishing and taking precedence, News 24 and Star News. SOR also has a significant experience in covering terrorism in Kashmir Valley and India-Pakistan relations, and currently is the head of content operations at Prasar Bharati. Despite achieving greater heights in his career, interaction with students in training is a source of contentment. May I now request Dr. Ruchi Goswami ma'am to present the platter to SOR. We'd now like to give the floor to Sir for guiding us on the topic. दो दिन से राम जी कल से हमने शुरू किया है कल से हमने ये डिस्कशन शुरू किया तो राजेश जी ने थोड़ा सा पूरा फ्रेमवर्क दिया डिसइंफॉर्मेशन का बहुत सारे उदाहरणों के साथ में समझाया उन्होंने और फिर वकास साहब ने भाषा के लिहाज से बहुत बात की कि भाषा भी किस तरह से आपको डाइवर्ट करती है वो बहुत सारा डिस्कशन हुआ। अब आपका जो नज़रिया हो तो इसमें कुछ एक्सरसाइजेज आप कराना चाहें, कुछ टास्क देना चाहें और इससे पहले भी देखा कि कॉम्प्लेक्स सेटिंग बनाने होगी। Thank you everybody for having me here. मेरे से कहा गया फेक न्यूज़ पे बात करें और मैं काम करता हूँ दूरदर्शन के लिए। तो दूरदर्शन में तो फेक न्यूज़ का कोई चीज़ होती नहीं है, तो ज़्यादातर इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर जो भी सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी ऑथेंटिक है। ज़्यादातर गवर्नमेंट के सोर्सेज होते हैं तो वैसे ही मल्टीपल चेक्स के जरिए गुजर के आते हैं और मल्टीपल चेक्स होने के कारण फेक न्यूज़ की जो संभावना है या फिर गलत खबर की संभावना है वो कम हो जाती है। लेकिन ये पिछले सेशन में हितेश जी थे और उन्होंने जैसे कहा कि ये फेक न्यूज़ जो प्रॉब्लम है वो कोई न्यू मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है या फिर सोशल मीडिया की प्रॉब्लम नहीं है ये, और मैं ये भी कहूँगा कि ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि ये रिसेंट कोई प्रॉब्लम शुरू हुई, रिसेंट एम्प्लीफिकेशन है, रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं याद कर सकूँ तो इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत मशहूर एडिटर रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में इसलिए बुलाया गया था कि उनकी गलत खबर, उन्होंने जो खबर छापी थी वो गलत छापी थी और बाकायदा पार्लियामेंट की कमेटी बैठी थी और उनको बुलाकर पार्लियामेंट हाउस में बीच में हाउस के बीच में उनसे सवाल जवाब किए गए थे, जो कि एक प्रोसीजर होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। ये बात है कि आज जो कम्युनिकेशन के मीन्स है वो इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं और इतने तेज़ हो गए हैं, इतने फटाफट चलते हैं कि जो खबर है वो तेज़ी से फैलती है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, वो थोड़ा न्यूज़ से नहीं है लेकिन अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे होता है। वो थोड़ा फ्रॉड से मुझे अपने बचपन का याद है, आपके समय में हुआ नहीं होगा। मेरे बचपन के समय में एक ब्लू कलर का, आपको पता होगा, एक लेटर लिखा जाता है, वो पोस्ट ऑफिस से लेटर होता है, तो ब्लू कलर में उसमें होता था अंतर्देशीय पर। एक्चुअली वो आया करता था और वो आता था, उसमें लिखा होता था 10 रुपये में कैमरा लीजिए। तो ये जो है 10 रुपये का कैमरा, ये अपने आप में एक ऐसी, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कम से कम 30 साल पहले की बातें, ये 30 साल पहले भी ऐसे होता था। तो जब मैं जर्नलिज्म में आया और मैंने जी न्यूज़, मेरा पहला टीवी का चैनल, मतलब वैसे मैंने जनसत्ता से शुरू किया था लेकिन टीवी में सबसे पहले मैं जी न्यूज़ में आया और जी टीवी में आया था, जी न्यूज़ वो बाद में रहा। तो मैंने ये सोचा कि आखिर ये करता था, इसे ढूंढा जाए। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल था उस समय, इंटरनेट का इतना ज़माना था नहीं कि आपने डाला और पता चल गया, सभी नहीं। तो मैं गया और जामा मस्जिद की गलियों में, जामा मस्जिद की कुछ गलियाँ हैं, उसमें मैंने ढूंढा कि कौन
और एक मकान था, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर था उसके ड्राइंग रूम से होकर सेकंड फ्लोर के ड्राइंग रूम से निकल के तीसरे फ्लोर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो ये पैकिंग कर रहा था इन कैमराज की, जो कि जैसे भी थे खिलौने वाले कैमरा थे जो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब क्यों करते हैं, आप 10 रुपये में कैमरा दे सकते हैं। तो उन्होंने पहले मुझे जो है कहा कि आप बैठिए और उन्होंने मुझे कोका कोला पिलाया और फिर कहा कि आप हम बात करें और मैं कैमरा पे बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं फंस जाऊँगा, तो आप ऐसे मुझसे बात करें। तो मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप भी जानते हैं 10 रुपये में कैमरा नहीं हो सकता। तो मैं मेरा कहा मतलब ये व्यापार है, मैं उसको करता ठीक है। ये मैं आपको ऐसे ही किस्सा सुना रहा था। फेक न्यूज़ मैंने 2 बातें बताई, एक तो फेक चीज़ और उसको चेक करने का तरीका, दोनों ही। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पर जो भी खबरें चलती हैं, जो गलत हो जाता है, गलत छापी जाती है, निकाली जाती है, उसके लिए लीगल मीन्स क्या है? बहुत ज़्यादा है नहीं। IPC की कुछ धाराएँ हैं, IT लॉ के बीच में एक धारा उसकी है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, NPA जैसे संगठन हैं या जो कि सेल्फ रेगुलेटेड टीवी को अपने आप रेगुलेट करने की मैकेनिज्म है, और एक बात और ऐसे संगठन हैं जो कि IBF या इस तरह के संगठन है, जो कि जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, किसी खबर को लेकर आप शिकायत कर सकते हैं कि ये खबर जो है गलत चली है, इसके लिए एक्शन होना चाहिए। अब आता है चेक कैसे करें, तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए चेक करना जो है उनकी आदत होनी चाहिए। देखिए सोशल मीडिया जो है वो आपका चेकिंग का जरिया नहीं हो सकता। जैसे मैं अभी जब खबर कर रहा था तो मैं क्या करता था, मुझे ये सिखाया गया था, नेचुरली मेरे एडिटर्स ने मुझे सिखाया और उसके जरिए मुझे पता चला कि मैं एक सोर्स से जो मुझे खबर मिलती थी मैं उसको दूसरे सोर्स से चेक करता। तो क्रॉस चेकिंग ऑफ योर सोर्सेज ये एक बड़ा जर्नलिज्म का रूल है, हम रूल है इसे मानते हैं कि अपनी कोई भी खबर जो है बिना क्रॉस चेकिंग के, आपने जो भी आपका सोर्स है उसको भी क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। तो क्रॉस चेकिंग से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरा ये बात ये है कि ऑथेंटिक जो सोर्स हैं खबरों के, उस पर रिलाय करना चाहिए। पिछले सेशन में तेजी के साथ बात करते हुए मैंने एक बात उठाई कि अभी शी जिनपिंग का जो सब फेक न्यूज़ शुरू हुई या कहीं उसको गलत खबर शुरू हुई कि वहाँ चाइना में कू हो गया है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उसके फ्लाइट कैंसिलेशन और उसके बाद आर्मी कॉलम्स और ये सब एक के बाद एक जो है खबर चली। और आज जो है या कल शी जिनपिंग जो है वो टीवी पे अपियर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये तब होती हैं जब हम ऐसे अच्छा इस खबर में भी आप अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं जहाँ जिनकी प्रेजेंस है चाइना में, इंटरनेशनल मीडिया की काफ़ी प्रेजेंस है चाइना में, उनके ब्यूरोज हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे पिकअप नहीं किया जब तक ये र्यूमर्स चल रहे थे। आज क्या कि शी जिनपिंग जो है वो इन र्यूमर्स को अलग करते हुए टीवी पे किया, लेकिन तब तक जब तक ये र्यूमर्स चल रहे थे उसको पिकअप नहीं किया गया था। वो शायद इसीलिए पिकअप नहीं किया गया था कि जहाँ से ये खबरें आ रही थी वो कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं। तो ये एक तरीका है। अब बात आती है जब आप ऐसे सोर्सेज जो कि ऑथेंटिक है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, ANI है, PTI है, INS है, अगर वहाँ से खबर गलत हो जाए तो क्या करें? थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। जो ये कोई खबर आई तो उसको फैला दिया, कोई खबर आई आपने देखा उसको, उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है कि इंतज़ार करिए उसका जो वर्जन एक और आए कोई ना हो। अगर वो सही खबर होगी तो ऑथेंटिक सोर्सेज या गवर्नमेंट के सोर्सेज या बाकी जो ऑथेंटिक ट्विटर हैंडल्स भी, अगर प्राइम मिनिस्टर ट्विटर हैंडल है या फिर जो IMP का ट्विटर हैंडल है या बाकी ट्विटर हैंडल्स हैं, अगर उस ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट हो रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की गई। तो जो जेन्युइन ट्विटर हैंडल्स हैं, मिनिस्ट्रीज के अपने ट्विटर हैंडल्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनके भी अपने ट्विटर हैंडल्स हैं। तो अंदर से जो सही है उनके पास एक बाकायदा टीम होती है जो ये सब हैंडल करती है, तो बिना चेक किए ये सब नहीं करते या चीज़ें फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये भी ज़रूरत है कि उन ट्विटर हैंडल्स को भी जान किया जाए जिससे संबंधित खबर है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं, उससे एक क्रॉस चेक हो सकता है कि सही खबर है या नहीं। बाकी
आपको पिछले उसमें बताया था सेशन या फिर वहाँ पे जो लोग थे उनको पता हो कि उन रूल्स के जरिए भी क्रॉस चेक किया जा सकता है। दूसरा एक और चीज़ ये है कि पर्सपेक्टिव की बात मैंने उस सेशन में की कि किसी भी खबर का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस पर्सपेक्टिव में वो खबर है। वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जम्मू एंड कश्मीर का और असम का, तो वो एग्जाम्पल मैं दोबारा कोट कर देता हूँ, शायद बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर को जब आप तो थोड़ा सा फिर भी बेहतर हो गया है, लेकिन आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब आप जम्मू एंड कश्मीर को कवर करते थे या उससे भी थोड़ा 20 साल पहले, तो वहाँ पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते थे खासतौर से अंधेरा होने के बाद जब भी आप ट्रैवल करते थे तो वहाँ पर बैरियर्स होते थे जो कि फोर्सेस द्वारा लगाए गए होते थे और बैरियर पे आपको अपनी गाड़ी की लाइट देरी करके धीरे धीरे आगे जाना होता था। उसके बाद वो इशारा करते थे आपको अपनी गाड़ी से बाहर आना होता था, आगे ऊपर और मुड़कर खड़े हो जाना होता था, जिसके बाद वो आगे आपको चेक करते हैं, फिजिकल चेक करते। तो ऐसे ही एक उसमें लेट नाइट हम जा रहे थे तो हमारे साथ हुआ, तो मेरे जो कैमरामैन और बाकी सहयोग थे वो कश्मीरी थे, मैं जो है इधर नॉर्थ इंडिया से गया, मतलब मैं क्या ये कहीं दिल्ली से गया होता। तो मुझे जो है एक चीज़ ये हुई कि उन्होंने नाम पूछा सर, पहले नाम पूछा, फिर उन्होंने कहा कि सब खड़े हो जाइए, हाथ उठा के पीछे घूम के खड़े हो जाइए। तो मुझे वो सब तो कराया गया कि हाथ उठाकर पीछे ऐसे खड़े करवाया गया, लेकिन मुझे फिजिकली चेक नहीं किया। उसके बाद ज़्यादातर जब ये होता है तो कश्मीर में जो लोग हैं हमारे, वो लोग ये महसूस करते हैं कि उनके साथ जो है ये ज्यादती की जा रही है, ये उनकी पहली फीलिंग हो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि मैं असम में भी काफ़ी समय पहले चुनाव के दौरान एक इलाका है नलबाड़ी का जो इलाका है वो जो है वो उल्फा और बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ बहुत ज़्यादा है उस इलाके में। तो उस चुनाव के दौरान वहाँ पर एक अटैक हुआ, उल्फा ने वहाँ पर एक गांव में कुछ लोगों को मार दिया। तो हम लोग उसी इंसिडेंट को कवर करने में गए थे। तो जब मैं काफ़ी दूर था, आप तब गाँव का इलाके में इतनी सड़कें नहीं होती, बहुत छोटी छोटी सड़कें होती थी, टाइम लगता था। जब मैं वापस आ रहा था गुवाहाटी आने में रात के 2-3 बजे, मॉर्निंग के कहीं 2-3 बजे, तो वापस आते हुए रोड पर जो है पानी के एक पेट्रोल ने हमें रोका। उसमें जो मेजर थे उन्होंने उसी तरह से हमें गाड़ी से बाहर आने को कहा, उसी तरह से कहा कि आप हाथ उठा के घूम के खड़े हो जाइए, उसी तरह से फिजिकल चेक किया गया। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के साथ होता है, बाकियों के साथ जो भी डिस्टर्ब एरियाज हैं वहाँ पे बाकियों के साथ, तो उनका एक प्रोसीजर है जिसे वो फॉलो करते हैं प्रोसीजर। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ, तो ये समझना चाहिए कॉन्टेक्स्ट है कि वो ऐसा ही है, उनका एक सेट रूल्स हैं कि इस तरह से चेक किया जाना है, इस तरह से चेक किया जाए। दूसरा एक और कॉन्टेक्स्ट है कि जहाँ पर फोर्सेस ऑपरेट कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही इंसान हैं, वो इंसान नहीं है। अगर मेरे सामने एक लालबाग के पास या कहीं पे एक CRPF का जवान या BSF का जवान खड़ा है और एक गली से लड़का आता है और उसको पॉइंट ब्लैंक शूट करके भाग जाता है, तो खतरा उसे भी होता है, उसको भी डर लगता है, वहाँ खड़े हो, और वो डर जो है बाकी सारी चीज़ों को आगे बढ़ाता है, लोगों को दूर रखना, लोगों को चेक करना, ये सारी उसकी मैनिफेस्टेशन। तो ये भी कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ का। और ऐसे भी ये कह देना कि फोर्सेस जो है वो ज्यादती कर रहे हैं आपके साथ या फोर्सेस ऐसा कर रहे हैं, ये थोड़ा शायद सही नहीं है। और कुछ अगर आप के सवाल होंगे तो ऐड कीजिए। Sir, I have a question that you have experience in reporting in Kashmir also have done so many things. So can you just give a tip to us that how we can take a patients there, because as you said that वो कश्मीर में जाते हैं वो हाथ कार से बाहर निकलवा के हाथ पकड़ते हैं, बहुत सारे
एक्सपीरियंस होगा, कश्मीर के हालात काफ़ी सुपर है, जितना एक्सपीरियंस हो पाएगा इस तरह का, मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने ज़्यादातर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं, छत्तीसगढ़ कवर किया है, आई बीन टू पाकिस्तान 4 टाइम्स, जम्मू कश्मीर मैंने बहुत दिन तक कवर किया, तो ज़्यादातर जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं हमारे यहाँ आस-पास वो मैंने कवर किया। तो जम्मू कश्मीर में लेकिन क्या है, आप अगर नॉर्मल कवर कर रहे हैं तो एक दो चीज़ों का हम कभी गवर्नमेंट की किसी व्हीकल में ट्रैवल नहीं करते, फोर्सेस या गवर्नमेंट के व्हीकल में ट्रैवल नहीं करते। वो उसका कारण ये था कि आप टारगेटेड हो जाते हैं मिलिटेंट्स की तरफ से या आतंकवादी की तरफ से, आप टारगेटेड करते हैं। दूसरा हम ये कोशिश करते थे कि हमें पता है कौन से एरियाज जो है ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जैसे वहाँ पर सूफियान, त्राल, ये सारे एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे और भी दूसरे थोड़े और एरियाज थे, तो वहाँ पे हम कोशिश करते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब देर तक ठहरे नहीं, जाते तो थे लेकिन ठहरते नहीं। दूसरा एज जर्नलिस्ट का होता है कि वो जो है बुलेट प्रूफ जैकेट हम पहनते थे, बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट्स हम पहना करते थे। जब भी कोई एनकाउंटर कवर कर रहे थे तो स्पेशली पहना करते थे। एनकाउंटर्स कवर करने में आपको नहीं पता होता कि किस टाइप से फायरिंग होगी और किस टाइप फायर आएगा, और कोशिश करते थे कि जितने भी आर्मी के बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं या फोर्सेस के बुलेट प्रूफ व्हीकल्स हैं उसके पीछे खड़े होकर हम चीज़ें कवर करते हैं। दूसरा, जब अगर आप प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं तो आपको अपना ख्याल रखना होता है, लेकिन अगर आप टीवी के जर्नलिस्ट हैं तो एज ए रिपोर्टर आपको अपने कैमरामैन का ध्यान रखना है, क्योंकि उसका ध्यान कैमरा पर होता है तो उसका ध्यान पर रखें। ये भी ध्यान रखना होता है कि उसको कहीं हिट ना हो जाए, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था 1999 में, सेफ में बहुत पर मैं कैमरामैन को इंडस्ट्री, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना होता है इस चीज़ का, क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा समझ भी आ जाती है कि अगर फायरिंग हो रही है तो थोड़ा आपको कवर ले लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें कच्चे रास्ते हैं जहाँ पे जो है मतलब आईडीज लगे हो सकते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़े ध्यान रखने की जरूरत है। सर, मैंने आपसे उस समय पर्सनल सवाल किया था क्योंकि मैं दूरदर्शन से कुछ 12 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो दूरदर्शन ऑथेंटिक है, ये बात हम सभी जानते हैं, एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में काम कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन सरकारी नीतियों को दिखाना भी उसका काम है, जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। और प्राइवेट चैनल्स कभी सरकारी नीतियों को ज़्यादा दिखाते नहीं हैं क्योंकि वो आकर्षक नहीं होती, उनकी टीआरपी डाउन होती है। इसके अलावा अगर हम दूरदर्शन की टीआरपी की बात करें, ऑथेंटिसिटी अपनी जगह है जो हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन अगर हम टीआरपी की बात करें, कार्यशैली की बात करें, रचनात्मकता की बात करें, तो वो दूरदर्शन में किस तरह से अभी आज के संदर्भ में होनी चाहिए। खासतौर पर अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो जितने भी निजी चैनल हैं उन्हें अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन दूरदर्शन नहीं रहता है। दूरदर्शन की कार्यशैली थोड़ा सा एक धीमा प्रोसेस है रचनात्मकता को लेकर। और इसके साथ ही सर जॉब ओपनिंग्स की जो बात आती है, लगभग सभी जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि दूरदर्शन लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी में रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो नई ओपनिंग्स नहीं कर रहा है। काफ़ी सालों से लोग इससे जुड़े हैं, 20-25 साल हो गए ओपनिंग्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्यों नहीं दूरदर्शन जो पुराने जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको उनके लिए क्यों नहीं परमानेंट जॉब उनको ऑफर करता है? इसके बारे में एक तो परमानेंट जॉब तो मैं मानता हूँ बड़ा ही कॉन्सेप्ट। आप परमानेंट जॉब से सरकारी जॉब की बात करें तो बात ही एक्चुअली सर हर मतलब वहाँ पे क्या होता है कि फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं 2025 तक कहा जाता है कि ऑलमोस्ट लोग जो है रिटायरमेंट की कगार पर कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात, तो कॉन्ट्रैक्चुअल्स को परमानेंट करने को लेकर कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल्स है मतलब उनका कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट का मतलब हम परमानेंट मतलब सेटअप में ये बोलते हैं कि जो सरकारी यूपीएससी के थ्रू आए हुए कॉन्ट्रैक्चुअल्स की बात है या प्रोफेशनल्स को लेने की बात है, ये दूरदर्शन में बढ़ रहा है। मैं इस पर पॉलिसी में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन सून यू विल बी एबल टू सी के कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो हैं उनको ज़्यादा तादाद में दिया जाएगा दूरदर्शन में, पहली बात। दूसरा, दूरदर्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप में से स्वराज किसी ने देखा? नाम सुना? नहीं देखा ना?
अनुपमा देखा देखा तो है यार। अच्छा सोशल मीडिया पे मतलब उस पर OTT पे क्या देखा लेटेस्ट क्या देखा कोई तो सीरीज देखनी होती है या कुछ भी देखना हो तो आपने भी देखा जबकि सर ये बात भी है कि कोविड के टाइम पे जब सारे निजी चैनल रुक गए थे, हमसे गए थे, उनके पास कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं होती थी, उस समय केवल दूरदर्शन में ही रामायण दिखाकर लोगों को जोड़ के अब तो दिखाई नहीं ना कोई दिखाई नहीं रहा तो देखना था घर पर पड़े थे ये कॉन्टेक्स्ट एक ही है। दूसरा जैसे मैंने कहा कि मैंने OTT पे सीरीज देखी मैं तो देश का इतिहास देखा स्वराज में उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है ऑथेंटिक इतिहास देश के लिए किन लोगों ने क्या क्या किया और वो भी उस लेवल का जिस लेवल पे OTT जो अपडेट करते हैं लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा लेकिन आप लोगों ने OTT की सीरीज देखी बहुत सारे लोग बता नहीं रहे होंगे मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने जरूर अलग अलग सीरीज भारत एक कूच जो आता था सर, जो ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स जो प्रिपेयर सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे वो देखते थे, वो कुछ चैनल्स ऐसे जो वाकई में बहुत अच्छे मैं राज्यसभा टीवी का एडिटर रहा हूँ तो हमारे यहाँ संविधान देखा जाता तो ऐसा नहीं है वो एक पर्टिकुलर तबका है या एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जो उस काम की चीज़ें देखता है जो UPSC की तैयारी करता है। मेरा ये कहना है कि बहुत सारी सीरीज जो है वो महारानी अजीत सिंह की तरह आप जानते हैं आप सब जानते हैं मुझे नहीं आश्रम एक सीरीज है देखा होगा ना तो अब उसको अब मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ कि वो आप क्यों देखते और ये क्यों नहीं देखते हो तो वो थोड़ा आपको चुभेगी बात। तो अगर मैं 2611 का एग्जाम्पल दूँ, उस वक्त अगर कोई रिपोर्टर फील्ड पर रिपोर्टिंग करने जाता है तो एज अ रिपोर्टर अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं ये चाहूँगी कि जो आई विटनेसेस हैं मैं उनके वर्जन्स लूँ क्योंकि वो वहाँ थे और उन्होंने सब कुछ देखा है। लेकिन ऐसे किसी नाइट ऐसा होता है कि उनकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं होती है कि वो बात कर सकें, तो उस वक्त हम उनके साथ किस तरीके से डील कर सकते हैं, मतलब हम उनको कैसे मना सकते हैं कि वो जो ट्रू वर्जन है वो हमें दे। एक तो ये चीज़ है ये जरूरी नहीं है कि उसी वक्त ये चीज़ ली जाए उस वक्त तो इतना एक्शन हो रहा होता है वैसे भी आप दिखाओगे तो सब चल रहा होता है अगर आप मतलब 36/11 जो आपने देखा है उसमें इतना एक्शन था कि कभी वहाँ से फायर हो रहा था कभी वहाँ पे ग्रेनेड फेंका जा रहा था कभी धमाका हो रहा था कभी कार चल रहा था बहुत कुछ हो रहा था वहाँ में और दूसरी जगह न्यूपोर्ट कैफे में कुछ हो रहा था ओबराय में कुछ हो रहा था सब कुछ चल रहा था और एक आतंकवादी को पकड़ा गया था वहाँ पे तो देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग तो ऐसा नहीं है कि आप विक्टिम्स का अगर उस वक्त इंटरव्यू खोजने चले जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात हो जाएगी वो बाद में बात की जा सकती है बाद में उनको लेटर ऑन पकड़ा जा सकता है या बात की जा सकती है जब वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में वैसे भी क्योंकि उस वक्त जो है फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती है तो वैसे भी आप नहीं मिल पाओगे क्योंकि आपको कॉर्डन ऑफ पूरे एरिया में कॉर्डन ऑफ किया गया होगा कॉर्डन ऑफ करके आपको थोड़ा दूर रखा गया होगा क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो भी इंसान है उसको भी लग सकती है ना कोई लिखा तो होता नहीं किसको लगेगी ठीक है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बाद में भी थोड़ा किया जाए ऐसा नहीं कवरेज के लिए बहुत कुछ होता है अब आप करके तो और कवर कर रहे होते तो सब कुछ हो रहा है ना वहाँ तो उसमें ये नई टेक्निक नहीं है जिसे हम पहले से अपनाते रहते हैं और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता था द कॉरेस्पॉन्डेंट एक प्रोग्राम आता था द कॉरेस्पॉन्डेंट उसमें इस तरह से किसी स्टोरी का पार्ट बनकर उस स्टोरी को दिखाना ये एक टेक्निक है अपने आप में स्टोरी टेलिंग की या फिर रिपोर्टिंग उसमें जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट होता था वो उस पूरी चीज़ का पार्ट बन जाता है तो उस तरह से उसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये अपने आप की एक अलग जैसे जैसे आप जर्नलिज्म में आगे जाएंगे तो आपको अलग अलग वेज पता चलेंगे इसमें कोई थंब रूल नहीं होता कि किसी स्टोरी को कैसे करना और यही होता है कि क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हो रहा होता है लाइफ में भी और अदरवाइज डॉक्यूमेंट्री भी अगर आप करें कैसे बनानी है अगर वो आप पे डिपेंड करता है कैसे अच्छी लगती है या कैसे बेहतर आप कन्वे कर पा रहे हैं अपने जो आप कन्वे करना चाहते हैं जिसको
मानता हूँ कि जर्नलिस्ट भी सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि जैसे फौज जब किसी ऑपरेशन में जाती है तो वो भी अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसमें एनालाइज करते हैं कि ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इससे हार्म हुआ, इससे ये हुआ। तो हम भी सीखते हैं कि अच्छा अगर मैंने ये रिपोर्ट किया तो इससे क्या हार्म हुआ, क्या नेशन को कोई हार्म हो गया। क्योंकि जब आप एक किसी चीज़ पर पूरी तरह से उतरे हुए होते हैं तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, आप जो देख रहे होते हैं वो आप लोगों को बता रहे हो, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट। तो जब आप अपनी गलती कर देते हैं तो अगली बार वो दोहराते हैं। अगर आपने आज में लाइव ब्रॉडकास्ट में ये कहा कि अच्छा एनएसजी के कमांडोज उससे उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, ये आ गया, तो वो गलतियाँ जो हो रही थी वो आगे जाके वो गलतियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। ये बात सही है, ये मीडिया सीखता है अपने आप। तो सब क्योंकि वो इंसिडेंट अपने आप में नया है, आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। अब अगर कोई वॉर होगी, अगर चाहूँगा ना हो, लेकिन अगर ऐसे वॉर की कोई रिपोर्टिंग हो रही होगी तो इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को पता है कि कैसे करना है। क्या ये सोचा जा सकता था कि एक पूरे जो है बड़े एसयूवी में बारूद भरकर जो है वो एक कंटोनमेंट की गेट को उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद सुसाइड हमला करके उसके बाद आगे हमला होगा। ये जब हुआ तो सीखा गया, ठीक है। क्या ताज जैसे बड़े होटल में जिसमें इतने सारे कमरे हों उसमें टेररिस्ट को ढूंढना क्या कभी पहले हुआ? नहीं। तो पहली बार हुआ, ढूंढा गया और उसमें जो भी डैमेज हुआ वो हुआ। इसी तरह से आप एक टेररिस्ट की डेड बॉडी के पास जाते हैं और ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ, आप उसकी गन जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं या कुछ उठाने की कोशिश करते हैं और गन के साथ हैंड ग्रेनेड जो है वो उससे अटैच था वो और वो खिंच गया और ब्लास्ट हो गया। ये आपको तभी समझ आएगा जब मैं इसलिए बोल रहा हूँ जर्नलिस्ट जो है उनको कोई वॉर ट्रेनिंग ऐसे नहीं दी जाती। कुछ कोर्सेज छोटे मोटे हैं लेकिन क्या ऐसी ट्रेनिंग जर्नलिस्ट को बाहर कुछ कोर्सेज हैं जो एडवांस हैं लेकिन कैसे दी जाती है? क्या जब हम बोलते हैं कि एम्बेड करके जब आप जर्नलिस्ट जो है वो फौज के साथ मूव करते हैं तो क्या उनको पहले से पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना? क्या उन्हें ब्रीफ किया जाता है? अब किया जाता है कि भाई ये करना ये नहीं करना। बस 26/11 में क्या ये बताया गया था ये करना ये नहीं करना? There was no brief, nor by the administration, nor by anybody else, nor by
एसएसजी, नॉर्मल फोर्सेस, किसी की कोई ब्रीफिंग नहीं होती। मुझे नहीं पता था क्या करना है और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ गलतियाँ, वो गलती थी, वो गलती है। देखिए डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो लोग ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह के एक्सपोजर को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके लिए स्पेशल मॉड्यूल्स लोगों ने बनाए। वो अब एक है उनका एक प्रोग्राम चलता है, लेकिन उसमें भी इस तरह का ट्रेनिंग होना बड़ा मुश्किल है। आप एनकाउंटर कैसे कवर करेंगे, इसका ट्रेनिंग जो है वो कोई नहीं देता। तो आप जब करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे करना है। मैंने नाम ही लिया
देखिए, एक तो ये भी है कि एक प्रतिस्पर्धा है या एक कंपटीशन है कि मैं जो हूँ एकदम अपडेटेड, तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ या नहीं सुनता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस वर्ड को कह देना अपने आप में ट्रेंडी, तो हो सकता है मैं सुनता हूँ या हो सकता है इस विषय में जाने से पहले मैं इस बात करूँगा कि मैंने बहुत सारे न्यूज़ रूम्स में काम किया, ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम में काम किया। हमारे यहाँ डिस्टिंग्विश ऐसे नहीं किया जाता ये फीमेल है ये मेल है, ये डिस्टिंग्विश नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। तो जैसे मेल काम करते हैं वैसे फीमेल काम करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे संस्थान हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ ये माना जाता है फीमेल का मोर डेंजरस देन मेल। तो ऐसे संस्थान हैं मीडिया संस्थान, मैं ये माना जाता है, प्रैक्टिकली माना जाता है कि वो ज़्यादा खतरनाक है। तो दूसरा ये कि जहाँ तक मैं इस बात को भी थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, देखिए अगर आप इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, जेम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें या वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के साथ ही कोई सेक्सुअल क्राइम हो, मेल्स के साथ भी होता है। तो ये इस सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इस तरह की डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो दूसरा ये बात है कि आपने कहा कि कैसे देखें ये जाने के भाई सही, एक तो ये बात है कि वो कहते हैं पॉडकास्ट में मुझे नहीं लगता पॉडकास्ट में कोई न्यूज़ मिलती है, व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादातर व्यूज़ ही मिलते होंगे कि किसी एक सब्जेक्ट पे कोई बात कर रहा व्यूज़ मिलते हैं, उसमें थोड़ी हिस्ट्री मिलती होगी, थोड़ा बैकग्राउंड मिलता होगा, ये सारा न्यूज़ इज लेटेस्ट। जैसे हम बेसिक है न्यूज़ जो पूरा है एकदम फ्रेश वो न्यूज़ है, तो न्यूज़ के लिए मैंने पहले भी कहा कि ऑथेंटिक सोर्सेज आर अवेलेबल, तो दोज कैन बी डिपेंड अपॉन, मतलब अब कोई ऑथेंटिक सोर्स में ही गड़बड़ हो जाएगा कभी कभार, तो थोड़ा बहुत मार्जिन लेके चलना चाहिए, लेकिन अदरवाइज मोर और लेस दे आर गुड। बाकी और कोई आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कि SITs में काम किया है, तो बिल्कुल जैसे खुफिया एजेंसीज काम करती है वो उसी तरह से काम करती है, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। विनीत नारायणन ने जब शुरू किया था पूरा जैन डायरी वाला केस, वो सारा इसी तरह से किया था, तब सोशल मीडिया और ऐसा डिजिटल नहीं था, वो जो डायरी मिली उसको लेकर उसमें जो सारी लिखावट थी और सारा चीज़ें बर्स थी, उससे उन्होंने पूरा हवाला का जो कांड है वो एक्सपोज किया था। किस तरह से वो अपनी कैसे बचा के अपनी आइडेंटिटी छिपा के उसको पास ऑन किया करते थे, एडिटिंग रूम में जाके रात बेरात बिल्कुल गुमनामी में काम किया करते थे। और वो जो काम मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली अब राहुल जी का कॉमेंट उस पर शायद ज़्यादा सार्थक होगा, उस तरह के काम की गुंजाइश जो है खासतौर से भारत खत्म सी हो गई। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में जानती हूँ जिनसे बातचीत भी होती है, लीगल केसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है पूरे ज़िंदगी अदालतों में खत्म हो जाती है, तब आपके साथ ना संस्थान खड़ा होता है ना लोग खड़े होते हैं, बिकॉज वी द पीपल, दैट्स व्हाई yesterday also I said that we the people unless we are aware, we are awakened and we realize that this is so important for our own existence, this is so important for the nation to exist, this is so important for the democracy to exist. If we do not realize this fact, someday it will happen to us and nobody will be there to stand by us. किसी दिन हमारे साथ होगा, अपने आप हम गुहार करते रहेंगे, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। आपने वो फिल्म देखी होगी आमिर खान की, वो फिल्म थी कौन सी पॉपुलर फिल्म है जिसमें कि उसका दोस्त जो है वो एयर क्रैश में मारा जाता है, रंग दे बसंती का जो जोश
फेम भी दिलाता है और आपको खतरे भी होते हैं। तो ये प्रोफेशन का इनहेरेंट हो। दूसरा एक सेटिस्फेक्शन है, जैसे पॉलिटिकल जर्नलिज्म में हम बात कर रहे थे अभी, चोपड़ा जी ने SIT की बात की। मैं बताता हूँ कि उत्तरांचल के CM होते थे उत्तराखंड के, तो उनके खिलाफ हमने एक स्टोरी शुरू की थी। लैंड जो स्कैम था, लैंड होने पर एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने जानबूझ के कुछ चेंजेस करवाए थे और ये सब था। तो उसमें सारे कागज आ रहे थे, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैंने अपने जो वो हैं रिपोर्टर हैं उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के लिए भेजा। उन्होंने 3-4 स्टिंग ऑपरेशन किए उसमें। उसके बाद हमने जब स्टोरी चलानी शुरू की तो मेरे पास पहला फोन जो है वो उस चैनल के ओनर के ब्रदर का है। आई वॉज इन ए पर्सनल गैदरिंग समवेयर। सो वो आया कि ये जो आप स्टोरी चला रहे हैं, क्या इसे आप इतनी देर चल गई है, क्या इसे रोका जा सकता है? तो मैंने कहा कि स्टोरी तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसमें सारी चीज़ें मैंने खुद चेक किया, नहीं रोकना चाहिए। तो उसके बाद जो है एक फ़ोन और आता है, ओनर की तरफ से आता है कि चीफ सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं प्रदेश में। तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको थोड़ा ना अगर रिपोर्टर बनना चाहते हैं, अगर डेस्क पर काम करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग में जाना चाहते हैं तो थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होना पड़ता है। तो फ़ोन आया कि चीफ सेक्रेटरी बात करना चाहते हैं। तो मैंने ये चेक किया अपने सोर्सेज से, चीफ सेक्रेटरी जो है वो कैसे व्यक्ति, अपराइट है, नहीं है, क्या है उनका बैकग्राउंड क्या है। तो उनका फ़ोन आता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप बहुत ही अपराइट ऑफिसर हैं, आपने भी मेरे बारे में ऐसा ही सुना होगा। तो अगर स्टोरी में कोई प्रॉब्लम, कोई फैक्ट गलत है, कुछ गलत बोला जाता है तो मैं स्टोरी हटा दूँगा, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो ना आपको बोलना चाहिए ना मुझे करना चाहिए। तो ही से बोले ना, उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद वो स्टोरी चलती रही, रात हो गई। तो सुबह कुछ भी चल रही और उसके बाद उसमें हाईकोर्ट का एक्शन हो गया, पॉलिटिशियन के खिलाफ भी एक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने ये भी देखा कि उसी चैनल पर 1-2 दिनों बाद उसी प्रदेश के क्या होता है, स्टेट्स अपनी जो काम क्या होता है जो सरकार ने उसकी कुछ कॉर्पोरेट फिल्म जैसे बनाते हैं और चलवाते हैं चैनल पर, तो वो चलते हुए देखा। तो मुझे समझ आया कि उसके बाद भी कोई आपस में बातचीत हो। तो रिपोर्टर्स को थोड़ा मैनिपुलेटिव अपनी स्टोरीज को लेकर होना चाहिए कि उसकी स्टोरी कैसे बचेगी। वो स्टोरी अगर जिस संस्थान में आप काम नहीं कर रहे हैं, अगर उस संस्थान में नहीं चल सकती तो किसी और पे चल सकती है, जो कितना वो रखा हो कि दूसरा मुझे ये भी लगता है कि इतने सालों के बाद कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, और आई एम फर्म बिलीवर कि जो कुछ जर्नलिस्टिक इंस्टीट्यूशंस ऐसे होंगे जो पब्लिकली फंडेड होंगे। तो जो पब्लिकली फंडेड होंगे तो उन पर इस तरह के प्रेशर्स कम होंगे, और दूसरा वो अपने रिपोर्टर्स को बेटर डिफेंड भी कर पाएंगे जब लीगल इशूज सामने आए। ऑर्गेनाइजेशन है एक, जस्ट मिसिंग टू नेम, जैसे अभी पेगासस वाला मामला हुआ, ये टैक्स हेवन वाले जो एक्सपोज हुए कि किसका पैसा कहाँ हुआ था, ये सारा जो काम किया। व्हेन आई वाज इन अ न्यूज़पेपर वी यूज्ड टू अनाउंस एन इंटरनेशनल अवार्ड, और वो मेरा ही जिम्मा था उसको देखना। मेरे पास टीम थी पूरी, इंटरनेशनल मीडिया से हम लोग बातचीत किया करते थे आपने, और हम लोग स्काउट किया करते थे कि कहाँ पर अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छे का पैमाना हमेशा ये होता था कि कितना डेयरिंग काम किया है और कितना खंगाला है चीज़ों को, है ना। तो मैं बहुत स्ट्रिंजेंट थी अपने पैरामीटर्स पे, और मुझे भारत में बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिला करते थे कि जिनको मैं इस तरह से कहता हूँ कि बहुत कमाल का काम हुआ। तो जेरार्ड नाम था, जेरार्ड, ही इज द पर्सन who heads that organization. I'm just forgetting कौन सी organization थी? नहीं, Reporters Without Borders। अभी ये टैक्स हेवन वाला, पेगासस वाला भी उन्होंने किया। So how do they operate? जो आप बात कह रहे हैं publicly funded organization. So this is an organization which operates
वो लोग इलीगली दुनिया भर में फार्मा कंपनीज को बेचा गया है ना। उसको उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेटिव टीम और ग्लोबली उन्होंने अखबारों के साथ टाई अप किया, रिपोर्टर्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी टीम बनाई और वो इन्वेस्टिगेशन इतना मैसिव इन्वेस्टिगेशन था वो, जैसे जूलियन असांज की बात की, वो जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो उसका असर ये हुआ कि दुनिया भर में हल्ला हुआ और एक पॉलिसी के प्रोसेस में भी गया, तो विसल ब्लोइंग जिसको कहते हैं। वो बोले कि तो जेरार्ड से मेरा जब कॉन्टैक्ट हुआ, वो अपनी आइडेंटिटी जनरली किसी को वी वोंट टॉक टू एनीवन इजीली, तो जब मेरी बातचीत हुई क्योंकि हमें अवार्ड देना था, ही डिडंट इवन कम पर्सनली टू रिसीव द अवार्ड, उन्होंने उस जर्नलिस्ट को भेजा और फिर मैंने ये बात की उनसे कि क्या हम मिलकर भारत में काम कर सकते हैं क्या इस तरह का काम, दिस इज समथिंग अमेजिंग। और वो क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अखबार नहीं है, they approached the newspapers and media houses that can you give us space for the stories that we do। तो जैसे भारत अब टैक्स हेवन में जो भारत के बिजनेस पर्सन्स के नाम आए या कॉर्पोरेट्स के नाम आए या बॉलीवुड के लोगों के नाम आए, उन्होंने कहा कि आपको हम ये स्पेशल सप्लाई करेंगे जो आपके भारत के लोगों के नाम है, क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्ट तो वही है। स्पेन में कुछ हो रहा है तो स्पेन के कुछ लोगों के बात में तो वहाँ का रिपोर्टर इन्वॉल्व होगा, वो उस तरह की डिगिंग करेगा उस पूरे डेटा सोर्सेज में से। So this is kind of a data journalism plus investigative journalism plus the acumen and intelligence of the entire team to make a meaning out of that data कि इसमें कहाँ गड़बड़ी है। तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिपेंडेंट है, इट्स नॉट a news organization, it's not apparently a media house, but it's a group of journalists who work together। और मेरा टाइप का मेरा बात हो गया था उनसे, but my organization in a way was in a dilemma कि हम किस तरह से जाएं। By the time we could decide, they had already approached Indian Express and Indian Express ने वो सलीम है, क्या नाम है उनकी, रितु सलीम was identified by the organization, she was deputed to work with them। Now for past 2-3 years they are working, आप देखिए हर 2-3 महीने में एक स्टोरी बस करते हैं। So this is how, but there is always a risk involved and that's why if the journalist is from a mainstream media who owns it, कि अगर ये होगा कुछ हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट में जाते हैं तो एक सेफ्टी है आपके पास में, लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रीडम है आपके पास काम करने की, तो तब जो राहुल सर कह रहे हैं कि उसमें जब आपकी वो फ्रीडम है कि मुझ पर किसी का दबाव नहीं है, किसी पॉलिटिकल पर्सन का दबाव नहीं है, किसी मैनेजमेंट का दबाव नहीं है। जस्ट टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल, इसको एक बार रिकॉर्डिंग करें। I was doing the story of Hitbul Mujahideen और वो स्टोरी जो थी वो बेसिकली ये थी कि किस तरह से उसके दो फैक्शन हो गए हैं, एक जो हमारे जम्मू कश्मीर का है और एक पाकिस्तान में अलग अलग फैक्शन हो गए। तो ये स्टोरी मैं कर रहा था। तो ये जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑपरेट करती हैं, मेरे ऑफिस में लैंडलाइन पे फ़ोन आया पाकिस्तान से आया और उसकी टोन ये थी कि वो उर्दू में बात कर रहे थे और उन्होंने जो भी थे उस साइड पे उन्होंने कहा कि हम दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं, आजकल आप हमें बहुत पब्लिसिटी दे रहे हैं, इस तरह तो आप कश्मीर में नहीं रह पाए। और उन्होंने मुझे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 24 आवर्स में आपको श्रीनगर छोड़ के जाना है। तो मैंने ये कहा कि ये इस तरह का है, जब आप तय करते हैं कि आपको क्या करना है, ये आप पे है कि आप किस तरह का जर्नलिज्म करना चाहते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ये एक बार जब आप सीख जाते हैं, ये बेसिकली स्टोरीज करना सीख जाते हैं और आपके सोर्सेज बन जाते हैं। सोर्सेज बनाना समझाएंगे आपके कोर्स में जो होगा कि सोर्सेज बनाना अपने आप में जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये करेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आएंगी कि आपको क्या करना है, किस रोल जाना है, कितना करना है। जो बात मेरे ख्याल इस सेशन में जो इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक जब हम कल से बात कर रहे थे कि कंफर्ट जोन की बात कर रहे हैं, एक कंफर्ट जोन वाला जर्नलिज्म है ना। आपने अपने तसल्ली से किया, खोजा, रिसर्च किया, ये सब किया, और एक तरफ ये जर्नलिज्म है जो जूलियन असांज को आज इतना बड़ा रिस्क है, तो कैप्टिविटी में है, वो बाहर नहीं जा सकता है, उसने धूप नहीं देखी होगी सालों से, बरसों से, पर उसका क्या पैशन होगा हम लोगों की इमेजिनेशन से बाहर। क्यों वो सोचता है कि ये चीज़ें सामने आनी जरूरी है पूरी दुनिया
Russia, who is challenging Putin. He was expelled from the country. He was in now he is in jail. And next, he was poisoned also. And in the years to come, you would not get to hear about him. कि वो है खाना खबरें आएंगी ना उसके बारे में आपको पता लगेगा. So what I'm trying to say is कि आप चैंपियन करना चाहते हो ट्रूथ को या नहीं करना चाहते हो, आपको तय करना है कि कितना इम्पोर्टेंट. जूलियन असांज का अभी एक वो इसी बात को लेकर मैंने एक बार अप्रोच किया था. फॉर्चुनेटली आई कुड गेट इन टच विद हिम और मैंने उनसे कहा कि आपको स्पीच देना होगा ऑनलाइन ही आप आ सकते हैं. द पर्सन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग शी सेड कि विल डू. तो हम एक स्क्रीन लगा देंगे उस पर करेंगे. बट देन सब कुछ फाइनल होने के बाद में, क्योंकि वो पैसे उन्होंने जो मांगे बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. क्योंकि उनको भी जीवन चलाने के लिए अपने काम करने के लिए नीड फंडिंग. जो पब्लिक फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा पैशन नहीं, वी माइट नॉट बी डूइंग द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, बट वी हैव टू सपोर्ट. एटलीस्ट सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? अगर वो चैंपियन कर रहा है तो वो मरने को तैयार है, हम चलने को तो तैयार हमें होना पड़ेगा, तभी तो वो मर पाएगा. मरना तो उसका फिट है. तो उनका भी प्लेटफॉर्म है जिसपे वो अभी फंड रेजिंग कर रहे हैं. जूलियन असांज का जो बात है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसका प्लेटफॉर्म का नाम आई डोंट रिमेंबर बट आई कीप फॉलोइंग. तो उसमें वो जो फिल्म बना रहे हैं उसके लिए पैसा सबसे कह रहे हैं कि एवरीबडी प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट. सो अनलेस वी पीपल डू नॉट रियलाइज दैट दिस इज सो एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी टू गेट आउट टू द ट्रूथ, टू गेट इट एक्सपोज्ड, तो फिर वो पुराना दौर ही चलता रहेगा जब हम मूर्ख बनते रहेंगे एंड वी थिंक दैट दिस इज द आइडियल कंट्री एंड वी आर सो फार बिहाइंड एंड आवर कंट्री इज ऑल्सो आइडियल, विच इज नॉट ट्रू. हर इलाके की अपनी ब्लैक साइड हो, डार्क साइड हो. तो उस डार्क साइड को अगर हम नहीं देखना चाहते, आंखें बंद करना चाहते हैं, किसी न किसी वक्त में हम नहीं, हमारे बच्चे आएंगे पकड़, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे. प्लीज मैम, जैसे आपने कहा था कि हर चीज़ की दो साइड, मतलब दोनों साइड से देखते हैं लोग न्यूज़ को. तो लाइक जैसे सिक्योरिटी रीजन्स होते हैं, मिलिट्री और वॉर टाइप होता है, जैसे नॉर्मली नक्सलवादी हमले भी होते हैं इंडिया में. तो लाइक हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं मिलिट्री वाले, तो हम लोग की ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ सिखाते हैं कि वॉर जोन कैसे प्रिपेयर हुए या फिर कैसे ट्रेनिंग की जाती है, कैसे वो ऑफिसर्स प्रिपेयर होते हैं, BSF के जवान प्रिपेयर होते हैं. लाइक मेरा ओपिनियन है कि हमें ये सब नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी साइड भी देख रही है तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर तो हो ही रही है ना उसके लिए. क्योंकि कल राजेश सर ने कहा था, लाइक PM की सिक्योरिटी का एग्जाम्पल देके कहा था उन्होंने, लाइक जैसा हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा लाइक अलग तरीके से वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम प्रिपेयर होते हैं तो सोच रहे हैं कि कैसे कैसे और कर सकते हैं लोग हमने. तो लाइक हम लोग को भी सिक्योरिटी रीजन्स दिखाना ज़रूरी है, या फिर हम लोग को नहीं दिखानी चाहिए एक्चुअली. आपको क्या लगता है आतंकवादी को कौन ट्रेन करता होगा? वो भी सुपीरियर पावर की LTTE को किसने प्रिपेयर, किसने ट्रेनिंग की? हिजबुल मुजाहिदीन या LTTE या इन सबको ट्रेनिंग देने वाले कौन? एजेंट्स ही होते हैं जो सिक्योरिटी. समवेयर जो लोग जो है कभी ना कभी जो है फोर्सेस से जुड़े रहे होंगे, वही आर्म्स ट्रेनिंग देते होंगे, वही बताते होंगे कि बॉम्ब कैसे बनाना है, वही बताते होंगे बॉम्ब टाइमिंग कैसे लगाना है, वही बताते होंगे कि अच्छा ये गन कैसे चलानी है, या RPG कैसे चलाना है, या हैंड ग्रेनेड कैसे फेंकना है, सब वही सिखाते होंगे. कोई ट्रेनिंग मैनुअल तो बना नहीं होगा कि अच्छा यूट्यूब पे गए अच्छा गोला से फेंकना है, सिखाता होगा ना कोई. तो उनको जब वही उसी तरह की ट्रेनिंग देती है, उनका भी है इस तरह का फोर्सेस का. इसमें जो बात आपने कही ना कि दोनों साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरी साइड जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम एज अ जर्नलिस्ट मॉरल पुलिसिंग के लिए नहीं बैठे, या ना पॉलिटिशियंस. हमें वो नहीं देखना है, देश का हित देखने के लिए ठीक है एक नागरिक की तरह हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके अपने मसले, उनकी अपनी रियलिटी है. आप किसी भी BSF के बहुत ऑनेस्ट अधिकारी से कभी बात कीजिए तो वो बताएंगे कि when they operate in their sector, in their area, उनकी एम्पैथी डेवलप हो जाती है उनकी.
प्रक्रिया में लाने के लिए कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको तो बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आगे का रास्ता बनेगा। तो अगर वो इंटेंट है तो वो उसके लिए आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे एविडेंसेस, वो रिस्क लेने की कैपेसिटी और वो सपोर्ट सिस्टम, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते उसमें। मीडिया डजंट ऑपरेट एज एन इंडिविजुअल, इट इज ऑलवेज अ कलेक्टिव, इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। आज राहुल जी अगर टीवी पे नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे डेस्क है, उसके पीछे रिसर्च टीम है, उसके पीछे एडिटिंग टीम है, उसके पीछे पूरी फोर्स लगी होती है, तब जाके आप टीवी पर यू विल अपीयर करेक्ट, राइट? तो इट डजंट हैपन दैट। तो दूसरा साइड दिखाना तो हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन वो जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार करना, दिस इज द प्रोसेस। व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज द प्रोसेस, कि हमें तैयार होना। ये आपको रियलाइजेशन शायद इस 2 दिनों में जरूर हुआ होगा। इट्स नॉट जो हम रेगुलर कोर्सेज में अगर हम जाते वो उस तरह से हम काम करें, और जब हम मीडिया के कोर्स में आते हैं तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, क्योंकि आज लोग हमारी तरफ देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। मैं ओपिनियन पूछती हूँ तो मैं राहुल जी से पूछूंगी, राहुल जी आपका क्या कहना है, बिकॉज आई नो दैट ही इज न्यूट्रल, वन थिंग, एंड ही इज अपडेटेड, सेकेंड थिंग, and will guide me with his experience कि इसमें क्या करना ठीक रहेगा, क्या कर, जो आपने कहा ना राहुल जी की मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। उस वक्त किसी भी न्यूज रूम में डिस्कशन का एक सिस्टम होता है, आपके पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता कि ये ठीक है और ये नहीं है। उस वक्त डिस्कशन होता है क्या करना ठीक है। इसीलिए सीनियर एडिटर्स की, जर्नलिस्ट की, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अब बहुत सारे मीडिया हाउसेस में क्या होता है कि यंग लोगों को ले, पुराने लोगों को हटाओ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्वालिटी विल सफर। यंग लोगों में एनर्जी होती है, जोश होता है, लेकिन होश भी तो चाहिए। होश के बिना आप क्या करोगे, पूरा केओस क्रिएट कर दोगे कंट्री में। तो उसके लिए सीनियर लोग चाहिए होते हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके लिए वो जना चाहिए होता है जो जल के निकला उसमें से, और आपको जलन को फील करने के लिए भेजे। हमने फील किया था तो इस जलन को तुम भी फील करो, उसके बगैर नहीं होता है। So I hope, I think we are about to close the session. Rahul ji ka final comment. I would request Rahul ji to give his final comment and whatever final thing you wish to convey to the students. मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में ना सच जो है उसकी बहुत वैल्यू है। आप कहाँ खड़े हैं उससे ये डिसाइड होता है कि आपका सच क्या है। तो कोई भी स्टोरी जो है उसके भी बहुत वैल्यू है। आप उस स्टोरी के कितने वैल्यू निकाल सकते हैं, ये जो है एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी है। Thank you so for your precious time and efforts. Your presence made this session a great success. Thank you very much for having me. I now request Janvi Parekh and Vartima to take over the mic and start with the validation ceremony. On behalf of the Department of Journalism and Mass Communication, IIS deemed to be university, I welcome everyone to the validation ceremony of the 2-day national workshop on digital world of information and misinformation, organized from 27-28 September 2022. I now request Sri Rahul Mahajanji and Dr. Shivra Mathur to please present the certificates to the students who have presented the best papers in the workshop. Ms. Aishwarya Mathur, paper title, Wildlife Conservation Usage of Technology from IIS University. Ms. Deepa Singh, Digital Tools and Emerging Technologies in Agriculture from IIS University.
Ms. Fazal Soni, paper title Social Media Trends in New Dissemination from IIT University. Ms. Preeti, paper title सोशल मीडिया का दुरुपयोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में from IIT University. Next we have the students who have presented the paper in the workshop. Ms. Kanika Singh, paper title Combating Fake News, Digital Tools for Online Verification and Fact Checking from IIT University. Ms. Anisha Singh, paper title Transition of News Viewership from Digital to Television from IIT University. Ms. Mansi Saraswat, paper title Digital World of Information and Misinformation from IIT University. Ms. Brahma Chaudhary, paper title Misinformation and Public Perceptions from IIT University. Ms. Rishita Khandelwal, paper title Social Media Trends in New Dissemination. Ms. Neenu Navaria, paper title Impact of EU Learning on Students, Institute, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. Ms. Bhanupriya Saini, paper title A Study of User Awareness about Fake News on Social Media from IIT University. Ms. Shilpi Goswami, paper title Digital Media A Way Forward. Now, may I request you to present the certificates to the participants of the workshop. Reja Kambara, Varshika Kowal, Priya Kumar, Yasmin Arora, Rashima Rathod. Now let's come forward. We are ready for Varshika Kowal, Priya Kumar. She's announcing the name Varshika. Yasmin Arora, Rakshima Rathod, Khushi Rathod, Shraddha Suman, Palak Sharma, Come from behind the camera always. Take it a practice wherever you go. Dipali Varahar, Lavi Jain,
Goswami, Kanika Singh, Ayushi Goswami, Kanika Singh, Anisha Singh, Ridhima Jain, Nandini Mohata, Charvi Jain, Anushka Jain, Nancy Jain, Yasmin Arora, Sakshi Goyal, Rishita Khandelwal, and Parul Soni. On behalf of the IIS Deemed to be University and Department of Journalism and Mass Communication, I express my deep gratitude to Rajesh Kalra ji, Hitesh Shankar ji, Rahul Mahajan ji, Mohammad Vikas ji. Rajesh Kalra ji, this session guide is all about the vital role of rechecking and finding the context before blindly believing in forwarding the information and news received on social media. He also discussed the importance of critical thinking. Rajesh ji also talked about new algorithms work to make carrying out news popular on digital platforms. Vikas sir shared the insights of how vocabulary and its meaning play a pivotal role in the media misinformation and what impact does social media trends have on dissemination of the news. It was indeed an interactive session where students got to learn about media and misinformation from altogether a different perspective. Hitesh Shankar ji in his session broadly described the media convergence in today's era and how the audience is engaged in the same. He differentiated between misinformation, disinformation and malinformation and explained the reasons for the dissemination of the same. He also talked about how the meaning and relevance of words are very important in the newsroom setup. Rahul Mahajan sir talked about how journalists and media also learn from their mistakes. One should be open for perspective change and why cross-checking your sources is must to avoid the spread of misinformation. हम लोगों ने इन सेशंस में बहुत कुछ सीखा और आप सबने बहुत कुछ सुना. हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स आए थे, इनवाइटेड स्पीकर्स आए थे, बहुत बातें कही, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रही. बस ज़रूरत इस चीज़ की हम लोग उन चीज़ों को कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्टडीज़ में और आगे आने वाले एंडिवर्स में. द मीडिया हाउसेज आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो काम करेंगे, इन चीज़ों से हमें कितना सीखने को मिला और हम आगे इन चीज़ों को कितना अपने चीज़ों को काम में लेके आते हैं. Thank you all the speakers for guiding us and increasing our knowledge. I thank all the department faculty, Shikha ma'am, for just making this possible in a nice way. Thanks Rahul sir for just coming all the way from Delhi, Bangalore, for just making this so meaningful. Also I thank my colleagues, Astha, Aditi, Babita, Aishwarya, Ankit, for just giving their insights and giving help and supporting all through this workshop. And thanks the IIS dignitaries, IIS authorities for just making this possible and giving us infrastructure to just make it. Thanks all the students of Mass Communication Masters, UG, PG, and some CLG students for helping us and being a big support for all this, for this workshop. Thank you all once again. Thank you.